हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे नए वीडियो पर। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिसमें मुख्य तौर पर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से 1947 तक चला था, जिसे 3 चरणों में डिवाइड किया गया था। उसमें पहला चरण था उदारवादी चरण जो 1885 से 1905 तक चला। दूसरा चरण था उग्रवादी चरण जो 1905 से 1919 तक चला। तीसरा चरण था गांधीवादी चरण जो 1919 से 1947 तक चला। हम बात करें उदारवादी चरण के, तो ऐसे चरण, ऐसा काल जिसमें उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था, है ना, वो लीडर के मुख्य लीडर के तौर पे थे, तो उसे उदारवादी चरण कहा जाता है। जिसे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये सभी लीडर जो थे उदारवादी चरण के लीडर थे, जो 1885 से 1905 तक कांग्रेस का एक तरीके से नेतृत्व प्रदान किए। दूसरा क्या है? दूसरा है उग्रवादी चरण है। ऐसा लीडर या ऐसा नेता जिन्होंने मुख्य तौर पर इस काल में, यानी 1905 से 1919 का जो काल है, इस काल में मुख्य रूप से कांग्रेस को लीडिंग किया, तो उग्रवादी चरण कहलाए। क्योंकि ये जो लीडर थे वो थोड़ा ऐसा क्या थे कि गर्म दल के नेता थे, है ना, तो वो उग्रवादी चरण के नेता कहलाए। तीसरा था गांधीवादी चरण। गांधी जी 1919 से मुख्य रूप से भारतीय राजनीति में एक्टिव हुए थे गांधीवादी चरण में, और ये जो है 1947 तक, यानी भारत को स्वतंत्र होने तक भारत की राजनीति में मुख्य रूप से छाए हुए थे, तो ये गांधीवादी चरण कहलाता है। अब हम देखेंगे इसके मुख्य कुछ आंदोलन के बारे में, जो मुख्य रूप से नीचे दिए हुए हैं। उसमें से हमारा पहला आंदोलन है 1885 जिसमें कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारत की एक मुख्य पार्टी जिसे कांग्रेस कहा जाता है, इसकी स्थापना 1885 में E.O. ह्यूम और लॉर्ड डफरिन ने मिलकर के किया था, है ना। आगे हम देखेंगे 1905 का काल। 1905 में बंगाल प्रांत का विभाजन हुआ था। अंग्रेज़ों ने कहा था कि बंगाल जो है एक बहुत बड़ा प्रांत है, जिसे शासन करने में हमें परेशानी हो रहा है, ऐसा अंग्रेज़ों ने कहा था, और बंगाल को विभाजित कर दिया था। 1905 के बाद आता है 1906 का काल, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना। जब बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल को 2 गुटों में डिवाइड कर दिया गया, है ना, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम नेता थे, जैसे सलीमुल्लाह खां और आगा खां, उन्होंने ढाका में एक लीग बनाया जो मुख्य रूप से मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करेगी, और उस लीग का नाम था मुस्लिम लीग, है ना। कब गठित किया गया? तो 1906 में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, है ना। क्योंकि 1907 में कांग्रेस का विभाजन होने का मुख्य वजह था कि एक अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन में गर्म दल के जो नेता थे वो चाहते थे कि उनका प्रतिनिधित्व गर्म दल के लीडर करें, है ना। और कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष जो है गर्म दल के लीडर लाला लाजपत राय बने, तो दोनों के मध्य मुठभेड़ हो जाती है, उदारवादी और उग्रवादी के मध्य, और इसी मामले को लेकर के कांग्रेस जो है 2 पार्टों में डिवाइड हो जाता है। तो सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 में, और इसी में कांग्रेस विभाजित हो गई थी। आगे हम देखेंगे 1908 का, और 1908 में खुदीराम बोस को क्या हुआ था? फांसी दी गई थी। क्योंकि जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो बंगाल विभाजन के साथ ही एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया था बंगाल से, जिसका नाम था बंग भंग आंदोलन, है ना। मतलब बंग भंग कहने का अर्थ था कि बंगाल विभाजन जो हुआ है उसको रद्द करो, उसको वापस लो, और बंगाल को पुनः एक प्रांत बनाओ, है ना। उसके लिए एक आंदोलन चल रहा था बंगाल में, और वो आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में भी फैल गई थी। तो उस आंदोलन के एक मुख्य लीडर थे खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस 1908 में पकड़े गए थे, और उन्हें फांसी दे दी गई थी। 1909 का काल आया, और 1909 में मार्ली मिंटो सुधार हुआ था। अब मार्ली मिंटो सुधार अंग्रेजों के द्वारा किया गया एक संवैधानिक सुधार था, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम लीग को फ़ायदा हुआ था। क्योंकि मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग की थी, और कहा था कि ये जो मुस्लिम लीग है केवल और केवल मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करेगी। तो अंग्रेज़ों ने इस उनके मांगों को पूर्ण किया, और कहा कि 1909 में जो मुस्लिम लीग है, एक संप्रदाय मुस्लिमों को एक अलग से निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी, और उसे जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के नाम भी दिया गया था। 1913 का काल आया, और 1913 में गदर पार्टी का गठन हुआ, जिसके गठन करने वाले व्यक्ति का नाम था लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी का गठन किया था 1913 में, जिसे गदर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जो 1914 से 1918 तक चला था, है ना। 1918 तक चला था, और
इस दौरान जो भारतीय थे उन्होंने अंग्रेज़ों का मुख्य रूप से सपोर्ट किया था, और सपोर्ट करवाने वाले व्यक्तियों में एक मुख्य लीडर थे जिनका नाम था गांधी जी। क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर इस दौरान अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया जाए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो आने वाले आगे समय में अंग्रेज़ जो है भारतीयों के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएंगे और उनको कुछ ऐसा संवैधानिक सुधार करके देंगे जो भारतीयों के पक्ष में होगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना। आगे हम देखेंगे 1915 में गांधी जी भारत वापस आते हैं, है ना। जब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, और जब गांधी जी का जन्म हुआ तो अपने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वकालत की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वो लंदन गए हुए थे, है ना। लंदन में जब उनकी शिक्षा कंप्लीट हो जाती है तब उनको सूचना मिलती है कि अफ्रीका में भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है और रंग भेद की नीति के तहत उनको नीचा दिखाया जा रहा है। तब गांधी जी जो है वहाँ से दादा भाई अब्दुल्ला के कहने पर अफ्रीका चले जाते हैं 1893 में, और 1893 में वो अफ्रीका जाकर के वहाँ पर जो भारतीय मूल के लोग थे उनको सपोर्ट करने लगते हैं और वहाँ पर नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, तथा वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं भारतीय मूल के जो लोग थे उनको न्याय दिलवा करके वो कहाँ पर भारत वापस आते हैं 1915 में। इसीलिए कहा गया है कि गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। नहीं तो गांधी जी भारत के ही थे, लेकिन वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए, लंदन से शिक्षा ग्रहण करके डायरेक्ट अफ्रीका 1893 में चले गए, और 1893 में जब अफ्रीका गए तो वहाँ पर भारतीय मूल के लोगों को न्याय दिलाया, उसके बाद वो भारत आए। इसलिए 1915 में कहा जाता है कि गांधी जी का भारत आगमन हुआ था, उच्च शिक्षा ग्रहण करके मुख्य रूप से एक तरीके से एक मुख्य लीडर बन करके वो भारत वापस लौटे थे। अब देखेंगे 1916 का जो एक काल है, 1916 में होम रूल लीग का स्थापना हुआ है, जिसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जो 1920 तक चला था, और गांधी जी ने होम रूल लीग को अपनाया था 1920 में। ठीक है, आगे हम देखेंगे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, है ना। चंपारण सत्याग्रह बिहार में चल रहा था, और इसको स्टार्ट होने की एक वजह था तीन काठिया पत्ती, है ना। कहा जाता है कि जमींदार वर्ग के जो लोग थे वो किसानों को जमींदार वर्ग किसानों को जो अंग्रेज थे बहुत प्रताड़ित कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर 3/20 यानी अगर आपके पास जो ज़मीन है उसके 3 हिस्से में जो है आपको नील की खेती करनी थी, है ना, जिससे कि वहाँ की जो खेत थी वो बंजर हो जा रही थी और किसान बहुत प्रताड़ित हो रहे थे। तो वहाँ के एक व्यक्ति थे राजकुमार राव, और वो गांधी जी को बुलाते हैं बिहार चंपारण में, ताकि इस सत्याग्रह को सफल बनाया जा सके। फिर 1917 में गांधी जी चंपारण जाते हैं और वहाँ जा करके इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, फिर वहाँ के किसानों को न्याय दिला करके इस आंदोलन को सफल बनाते हैं, है ना। आगे हम देखेंगे 1918 का काल, और 1918 में अहम मिल मजदूर आंदोलन होता है ना। फिर 1918 में ही खेड़ा का आंदोलन हुआ था। 1919 में एक एक्ट आया था जिसे रोलेक्ट एक्ट कहा गया था। हम ऊपर में ही बताए थे कि 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और इस युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीयों से कहा था कि आप अंग्रेज़ों का सपोर्ट करें, है ना। जिसके बाद उनको कुछ ऐसा संभावना थी कि कुछ अच्छा करके अंग्रेज हमें कुछ अच्छा संवैधानिक सुधार करके देंगे। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1919 में अंग्रेज़ों ने एक कानून पास किया भारतीयों के लिए, जिस कानून का नाम था रोलेक्ट एक्ट, और इसमें मुख्य रूप से 3 प्रावधान किए गए। जिसमें पहला प्रावधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसे शंका के आधार पर यदि गिरफ्तार कर लिया गया है, अगर किसी को लगता है कि कोई व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसे जीवन भर कारावास में रखा जा सकता है। ये कहता है रोलेक्ट एक्ट का पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय में एक बार न्याय मिल गया है तो वह पुनः अपील नहीं कर सकता है, ऐसा दूसरा प्रावधान था। तीसरा प्रावधान कहता है कि यदि कोई व्यक्ति सम्मेलन करना चाहता है ना, तो उस सम्मेलन करने पर प्रतिबंध लगाया था रोलेक्ट एक्ट, जिससे कि इस एक्ट का बहुत विरोध हुआ था और इसे काला कानून का नाम भी दिया गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे 1919 का जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जब रोलेक्ट एक्ट हुआ तो उस एक्ट की जानकारी भारत के समस्त लोगों को नहीं थी, है ना। तो उसी एक्ट पर चर्चा करने के लिए एक तरीके से भारतीय जो किसान थे वो जालियांवाले बाग में एकत्रित हुए थे, और उसकी जानकारी मिल जाती है एक अंग्रेज अधिकारी को, है ना। और वो जो है वहाँ पर पहुँचता है अपने सेनाओं के साथ, पुलिस बल के साथ, और गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें हजारों हजार किसान मारे जाते हैं। और वो जो है एक भयानक घटना है,
ठीक है, जिसके नाम से ही हमारा दिल दहल जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो लोगों ने बहुत विरोध प्रदर्शन किया, और इस विरोध के बाद क्या होता है कि हंटर आयोग भी अंग्रेजों की तरफ से एक गठित की जाती है 1919 में, ताकि इस आयोग में ये जो घटना घटित हुई थी इस पर सत्यता सामने लाई जाए कि क्या सत्य है और क्या गलत है ना। आगे हम देखेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन के मुख्य लीडर थे गांधी जी, है ना, जिन्होंने एक तरीके से सहयोग न देकर के अंग्रेजों का विरोध किया था। ये असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। 1922 में एक कांड हो गया था चौरी चौरा नामक स्थान पर, क्योंकि हम 1916 में जब यहाँ बताएं होम रूल लीग, तो होम रूल लीग जब लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के जो दोनों दल थे, उदारवादी और उग्रवादी, जो 1907 में विभाजित हो गए थे, वो दोनों इस अधिवेशन में, लखनऊ के अधिवेशन में एक हो गए, और जो मुस्लिम लीग था वो भी कांग्रेस में मिल गई थी। तो जो सभी संगठन थे वो आपस में मिल चुके थे 1916 में, और 1920 का आंदोलन में सभी लोग एक साथ मिल करके अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, है ना। तो जो आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसमें उदारवादी, उग्रवादी और मुस्लिम लीग सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। तो चौरा चौरी नामक स्थान में क्या होता है कि पुलिसकर्मी जो थे, जो 30 लोग थे, और वो लोग वहाँ पर लाठीचार्ज करने लगते हैं असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों पर, जिससे कि वह हमें उसमें जो उग्रवादी दल के लीडर थे उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती है, और वो उन 23 पुलिसकर्मियों को एक थाना में बंद करके वहीं पर आग लगा देते हैं, जिसमें 23 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इससे डर करके गांधी जी इस आंदोलन को बंद करवा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हिंसा फैलेगी, क्योंकि हिंसा पहले किनके तरफ से किया गया था, भारतीयों की तरफ से किया गया था। तो उन्होंने 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कांड के बाद जो है इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को बंद करने का आदेश दे दिया था। जब असहयोग आंदोलन बंद हो गया तो जो भारतीय लीडर थे वो गांधी जी का बहुत विरोध प्रदर्शित करते हैं, और वो कहते हैं कि 1930 में एक हम पार्टी गठित करेंगे, है ना, जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और इस पार्टी के माध्यम से अब हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे केंद्र में जा करके, है ना। 1923 के बाद 1924 में एक संगठन बनाते हैं क्रांतिकारी दल के नेता, जिसका नाम था HRA। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी गठन करने वालों में मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिन सन्याल, ये सभी सम्मिलित थे। उन्होंने एक संगठन तो बना लिया HRA 1924 में, लेकिन उस संगठन को चलाने के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं थी, है ना। तो वो चाहते थे कि उनके पास कुछ धन आ जाए। तो 1925 में उन्होंने कांकोरी नामक एक स्थान पर एक ट्रेन को लूट लिया जो अंग्रेजों का था, और अंग्रेज की जो खजाना था उस ट्रेन के माध्यम से उनके राजधानी को जा रही थी। तो उस ट्रेन को वो लोग लूट लेते हैं कांकोरी नामक स्थान पर, जिसे कांकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इस ट्रेन लूटने के बाद जो है उन सभी बड़े लीडरों को गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें फांसी दे दिया जाता है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिन सन्याल, ये सभी सम्मिलित थे, है ना। इन्हें जो है 5 लोगों को लगभग फांसी दे दी गई थी, उसमें से 2 मुख्य लीडर थे। आगे कांकोरी कांड के बाद आगे की घटना हम देखेंगे साइमन कमीशन की। 1927 में साइमन कमीशन बनी, 1928 में भारत आई, और ये जो है 7 सदस्यीय कमीशन था, जिसका मुख्य रूप से भारत में विरोध हुआ। और इसके विरोध करने में एक मुख्य लीडर थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। और इस विरोध के दौरान ही उन्हें जो है पुलिसकर्मियों ने उन पर करारा लाठीचार्ज किया, और उस लाठीचार्ज के दौरान उनके सिर पर कुछ चोट आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है ना। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए जो क्रांतिकारी दल के नेता थे उन्होंने HSRA का गठन किया, मतलब हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया, जिसके मुख्य लीडर थे भगत सिंह, है ना। और भगत सिंह ने इस संगठन के बाद HSRA के माध्यम से लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया, और ओ साल्डर्स को गोली मार करके हत्या कर दिया उन्होंने, है ना, किन्होंने, भगत सिंह ने। अब काल आता है 1929 का। साइमन कमीशन तक हम लोग देख लिए। 1928 में साइमन कमीशन आया और उसका बदला भी भगत सिंह ने ओ साल्डर्स का हत्या करके ले लिया। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ। 1930 में दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ, जिसमें 78 लोग थे, है ना। 24 दिन, कितने दिन, 24 दिन की पैदल यात्रा के माध्यम से 6 मार्च को दांडी पहुँचे,
है ना। 12 मार्च को निकले थे, 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे और वहाँ पर एक मुट्ठी कानून उठा करके गांधी जी ने नमक कानून को मुख्य रूप से तोड़ दिया। तो ये था दांडी मार्च। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, क्योंकि नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि 1930, 1931 और 1932 में 3 ठे गोलमेज सम्मेलन हुए थे। नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, नवंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अगर बात करें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, तो इसमें बहुत सारे लीडर तो सम्मिलित हुए थे, लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उसके मुख्य लीडर गांधी जी उस अधिवेशन में नहीं गए थे, जिससे कि अंग्रेजों ने इरविन से कहा, क्योंकि इरविन उस समय भारतीय प्रांत के क्या थे, गवर्नर थे, तो उससे कहा कि आप किसी प्रकार से भी गांधी जी को प्रथम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित कराने का प्रयास करो। तब 1931 में गांधी और इरविन के मध्य जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किए थे, जिसको मान्यता देने की बात कही थी इरविन ने, और कहा था कि आप केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लीजिए, उसके बाद आपकी सारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के बाद उनके मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता है, जिससे कि वहाँ से वो गुस्सा होकर के वापस लौट रहे थे। तब उन्हें यावरता जेल में डाल दिया जाता है ना। गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर उन्हें पकड़ करके वहीं पर यावरता जेल में डाल दिया गया था 1932 में। ठीक है, 1932 में। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की, कि आखिर गोलमेज सम्मेलन होता क्या है। तो गोलमेज का अर्थ होता है, जैसे एक गोल टेबल था जिसमें कुछ चेयर लगाए हुए थे चारों बगल, है ना, ताकि कोई किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस न हो कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है ना। इसलिए इस सम्मेलन को गोलमेज सम्मेलन कहा गया था, क्योंकि यह सम्मेलन एक गोलमेज गोल टेबल पर हुई थी, सभी प्रकार के लोगों को समान दृष्टि से दिखाने के लिए। ठीक है, और ये सम्मेलन 1931, 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। 1932 में चूँकि तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसी के साथ एक समझौता भी हुआ था जिसका नाम था पूना समझौता, है ना, जो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। क्योंकि जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस के कोई बड़े लीडर सम्मिलित नहीं हुए, तो उसके बाद अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेज जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर से बोले कि भीमराव अंबेडकर, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो दलितों के लिए मांग कर रहे थे कि दलितों को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप उनके लिए कुछ अच्छा कानून बनाएं, है ना, ऐसा मांग कर रहे थे भीमराव अंबेडकर जी। तो अंग्रेजों ने एक अलग निर्वाचन प्रणाली देने के मांग पर एक तरीके से सहमत हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेजों ने मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर दिया था एक अलग निर्वाचन प्रणाली दे करके, वो उसी प्रकार से दलितों को भी अलग कर देना चाहते थे, जो बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगती है, और वो जो है अनशन पर बैठ जाते हैं आवर्ता जेल में ही, जिससे कि वहीं पर भीमराव अंबेडकर उनके साथ मिलते हैं और उनकी इन दोनों के मध्य बातचीत होती है, और उस बातचीत में ये निर्णय लिया जाता है कि गांधी जी कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर से कि आपको जितना अंग्रेज सरकार सीटें दे रही है, उसके दुगना सीट हम दलितों को देंगे, है ना। जैसे अंग्रेज उन्हें 77 सीट दे रही थी, है ना, गांधी जी कहते हैं कि हम आपको 147 सीट देंगे, आप जो है दलितों को हिंदुओं से अलग न करो। ठीक है, इस प्रकार से 1932 में पुणे का समझौता होता है। पुणे के समझौता के बाद 1940 में पहला बार एक अलग पाकिस्तान की मांग उठती है। जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो था, वो कहता है कि हमें विभाजन करो और वापस जाओ का नारा वो दिया था 1942 में, और उससे पहले ही 1940 में उसने अलग पाकिस्तान की प्रस्ताव अंग्रेजों के समक्ष रखा था कि हमें आज़ादी तो चाहिए, लेकिन हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, एक अलग देश चाहिए, ऐसा मांग जिन्ना ने रखा था 1940 में। 1942 का काल आया, 1942 में क्रिम्स मिशन आया। 1942 में ही एक बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ था, जिसके मुख्य लीडर थे गांधी जी, है ना। गांधी जी ने इसी आंदोलन में मुख्य तौर पे कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और एक नारा दिया था करो या मरो, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से मुख्य तौर पे कह दिया था कि या तो आप आंदोलन करते हुए मर जाओ, या फिर आंदोलन के माध्यम से आप स्वतंत्रता प्राप्त कर लो। ये भारतीय लोगों को उनको दिखाना था कि आंदोलन ऐसा तीव्र करो ताकि अंग्रेजी सरकार दहल जाए, और इसी आंदोलन का एक मुख्य इफेक्ट, मुख्य प्रभाव था कि भारतीयों को 1947 में आज़ादी मिली थी, है ना। 1942 के बाद काल आता है
1942 में ही जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो उसके बाद ही 1942 में ही एक और लीडर, एक बड़े लीडर थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। वो जो है आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाले हुए थे। और उसी टाइम पे चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसे आप सभी को पता होगा कि 1939 से 1945 तक चला था, है ना। तो इस बीच वो जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, जापान की तरफ से आज़ाद हिंद फौज का एक तरीके से नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। और उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अस्थायी सरकार की भी स्थापना की थी। और उन्होंने एक नारा दिया था, आज़ाद हिंद फौज के जो कमान संभालने वाले लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में ही दिया था। हम बात करें आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक की, तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे रास बिहारी बोस, लेकिन अंतिम दिनों में इस संगठन का कमान संभाले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे का काल आता है 1942 का। और 1942 में वेवेल योजना आता है, जो अंग्रेज़ों ने एक संवैधानिक सुधार के माध्यम से दिया था, जिसमें शिमला समझौता भी होता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया और 1946 में ही एक अंतरिम सरकार की भी गठन हुआ था। 1947 में क्या होता है कि भारत को एक अधिनियम के माध्यम से, एक संवैधानिक सुधार के माध्यम से स्वतंत्रता दे दी जाती है। और इस प्रकार से 1885 से लेकर के 1947 तक के जो कालक्रम थे, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उसके माध्यम से भारत को एक पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे दी गई। आप लोगों के लिए एक सवाल है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी, है ना। इस सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दें, है ना। इस प्रकार की नए नए वीडियोज हर रोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।